तो आईएएस एग्ज़ाम और विभिन्न जो आपके लोक सेवा आयोगों के एग्ज़ाम हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, उनके मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक विषय का एक अच्छा महत्व होता है। आईएएस एग्ज़ाम में लगभग इसका जो अभी वेटेज है वो है 500 अंकों का, 250-250 के 2 पेपर होते हैं आपका, एक वैकल्पिक विषय है। और आमतौर पे जो स्टेट पीसीएस है उनमें अलग अलग है। यूपी पीसीएस में 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, 200 मार्क्स का दूसरा पेपर होता है, तो 400 नंबर का वेटेज है। ऐसे ही बीपीएससी में है, ऐसे ही अदर स्टेट पीसीएस जितने भी है, हर जगह पे वैकल्पिक विषय का अपना एक महत्व है। तो आज के सेशन में वैकल्पिक विषय से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जो आपकी चुनौतियां हो सकती हैं उनकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के जो भ्रम हैं उनका भी मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो वैकल्पिक विषय आपका कोई भी हो सकता है। सभी वैकल्पिक विषय पे जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसको आप अप्लाइड कर सकते हैं और इसी आधार पे पढ़ें तो आपका भला जल्दी होगा, आप वैकल्पिक विषय पे काम कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, वैकल्पिक विषय का महत्व तो है, ये तो हमें सबको स्पष्ट है कि पूरा का पूरा मेंस में अच्छे मार्क्स यदि इसमें आ जाते हैं वैकल्पिक विषय में तो निश्चित तौर पे आपकी रैंक इंप्रूवमेंट से लेकर आपके सिलेक्शन प्रोसेस में हर जगह पे काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है भ्रम ज़्यादा है। भ्रम क्या है? क्योंकि ये नाम ही वैकल्पिक है, तो विकल्प ज़्यादा हैं तो भ्रम ज़्यादा होंगे। मैं यूपीएससी का आपको मोटा मोटी आपको विकल्प दिखाता हूँ कि आपके पास कितने विकल्प हैं वैकल्पिक विषय को लेकर। ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक सूची है और ये सूची काफ़ी बड़ी है, जिस कारण से विकल्प जो है इतने ज़्यादा हो चुके हैं। लगभग टोटल विकल्प हैं 26 विकल्प हैं इसमें। इन 26 विकल्पों में निश्चित तौर पे छात्र भ्रमित रहते हैं कि मैं वैकल्पिक विषय लूँ कौन। पहले तो मैं एक भ्रम आपका तोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि आप कोई भी वैकल्पिक विषय ले लीजिए। पहले तो दिमाग से ये हटा देना है कि वैकल्पिक विषय में ये अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा होता है, ये बुरा होता है। इसको पहले दिमाग से हटा दो और हटाने के साथ साथ जो प्रायोरिटीज़ हमें रखनी है, पहले ये पूर्वाग्रह हटा दो। दिमाग में पूर्वाग्रह बन चुके हैं, बच्चों के परसेप्शन बन गए। किसी को लगता है हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत अच्छा है, और ये लगता कैसे है, ये होता कब है? हिंदी साहित्य बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं। कोई भी वैकल्पिक विषय में आपको बायस ढो करके नहीं देखना है कि आप उसमें ये लगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि यदि इस आधार को बना करके आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे आप आगे जा करके कहीं ना कहीं पे रुक जाएंगे, और हो सकता है कि 1 से 2 अटेम्प्ट के बाद फिर आपका विचार बने कि मैं वैकल्पिक विषय को क्या करूं, बदल लूं, जो कि सही तरीका नहीं है। आपने 2 साल 3 साल मेहनत की, बहुत सारे बच्चे करते हैं, मेरे भी बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट किया और फिर ऑप्शनल को लेकर डिस्टर्ब हो गए। अब पूर्वाग्रह बनता कैसे है? कई कारण है। एक तो पूर्वाग्रह बच्चों का बन चुका है कि सिलेक्शन को लेकर के कि किस वैकल्पिक विषय से कितने सिलेक्शन हो रहे हैं, कौन टॉप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये आपके काम नहीं आएगा, समझ रहे हैं? सिलेक्शन आपको आधार, हर एक उससे सिलेक्शन हो रहा है, चाहे वो कोई भी वैकल्पिक विषय हो, यहाँ तक कि जो लास्ट में लैंग्वेज वाला ये दिए गए ना, इतने सारे आपके पास विकल्प हैं लैंग्वेज में। ये कह रहा है निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा के साहित्य को, तो हिंदी साहित्य लोग रखते हैं या फिर मैथिली रखते हैं, पंजाबी लिटरेचर रखते हैं, सब पे सिलेक्शन है। मतलब आप किसी पे ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन नहीं है। साउथ इंडिया के लोग रखते हैं, तो एटलीस्ट आपका लैंग्वेज वाला पेपर या फिर जो आपके सब्जेक्ट वाले पेपर है। तो मैं सबसे पहली चीज़ यही चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये पूर्वाग्रह पूरी तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए वैकल्पिक विषय को लेकर। हर एक वैकल्पिक विषय बेहतर है, बस आपकी रणनीति बेहतर होनी चाहिए और आपकी उस पर तैयारी बेहतर होनी चाहिए। आप उस पर नंबर लाएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो आपने जो भी वैकल्पिक विषय चुन लिया है या नहीं चुना है, यदि आप दुविधा में है तो आज मैं दुविधा समाप्त कर दूंगा। तो चुन लिया है तो उस पर पहले भरोसा करो, विश्वास करो कि अब आप इसने इसको चुन लिया, अब इसी पे आपको काम करना है। अब क्या काम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज इस तरह है भ्रम की स्थिति कि हमें दूसरों की थाली अच्छी लगती है, जो आपने चयन किया, अब चयन करने के आधार क्या होने चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। दोनों स्थिति हैं, आप में से कुछ लोगों ने चुन लिया है, कुछ ने नहीं चुना है, कुछ भ्रम पे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, इंतजार करें, समय के साथ चुनेंगे।
खासकर ये होता है उन बच्चों के साथ जिनकी शुरुआत होती है, आरंभिक चरण होता है, तो वैकल्पिक को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो सबसे पहली चीज वैकल्पिक विषय के चयन को लेकर बात करेंगे कि वैकल्पिक विषय का चयन इनमें से क्या होना चाहिए। ये जितने भी वैकल्पिक विषय दिए गए हैं इनमें से किसको हमें चयनित करना चाहिए। इसके 3 आधार मैं मान के चलता हूँ, जिनमें से तीनों के तीनों आधार आपको बहुत मदद करेंगे और वैकल्पिक विषय का चयन आप बहुत कम समय में कर पाएंगे। देखो, मैं तीनों आधार आपको यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहला आधार जो मुझे लगता है, और शायद मेरे ख्याल से आप लोग ऐसा नहीं है, आप लोग भी एक बार सोचिएगा और फिर इसके बाद एग्री करिएगा, ठीक है। देखिए, वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो आपका ग्रेजुएशन स्तर का होता है। थोड़ा सा गहराई से आपको जानकारी चाहिए होती है, आपके अंदर एक समग्रता का भाव होना चाहिए, है ना। समान अध्ययन के विषय तो ऐसा है कि आपके पास सामान्य जानकारी है, लेकिन वैकल्पिक विषय में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए, तब जाके वैकल्पिक विषय के साथ आप न्याय कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे, एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। इसको लेकर रणनीति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट आप स्ट्रेटजी के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में एक बड़ा अंतर है, वो है स्ट्रेटजी का, कि आप पढ़ते ज़्यादा हो, मेहनत ज़्यादा करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे रणनीति में आप पीछे रहते हो। यदि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो और उसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाए, एक तो है स्ट्रेटजी बनाना, और फिर इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन भी आपको बहुत कमज़ोर है। रीज़न ये रहा कि जो बैकग्राउंड रहा, कभी उसमें इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया नहीं गया। बहुत सारी आपने रणनीतियाँ बनाई, पर कभी कोई भी पूरी कंप्लीटली फॉलो नहीं हुई। जब वो नहीं फॉलो हुई तो ये भी फॉलो नहीं होगी। बन तो जाएगी, बनाने में दिक्कत नहीं है, पर आपका इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन काफ़ी कमज़ोर रहता है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत काम हुआ होता है, टास्कों पे बहुत काम हुआ होता है। उस कारण से वो वर्ग जो है कहीं ना कहीं पे जो भी रणनीति बनाता है उसे पूरा कर पाता है। तो मुद्दा बात ये नहीं रही कि रणनीति बन गई, काम खत्म हो गया। आज से काम शुरू करना पड़ेगा, या अभी से आपने काम चालू कर दिया तो भी सही है। पर प्रतिदिन के स्तर पे 2 घंटे आप निकालिए अपने वैकल्पिक विषय के लिए। ये समय सुबह प्रातः का भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आपको प्रतिदिन के स्तर पे इसको टाइम देना चाहिए। इसके लिए इंतजार मत करिए कि 6 महीने हो जाएंगे, 8 महीने हो जाएंगे, 10 महीने हो जाएंगे, 12 महीने हो जाएंगे, फिर आप प्रारंभ करेंगे फिर, क्योंकि एटलीस्ट ये भी 6 महीने का टाइम लेगा आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं वैकल्पिक विषय के चयन को लेकर। जिन्होंने चयन कर रखा है उनको तनावग्रस्त नहीं होना है, उनका चयन हो चुका है, लेकिन वो आधार समझे कि क्या आधार यही आधार बना के वैकल्पिक विषय चुना गया है, या मात्र आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कहा सुनी में चुन लिया, या कोई ऐसा चीज ले लिया। सबसे पहली प्रायोरिटी जो मैं रखता हूँ वो रखता हूँ रुचि, इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। विदाउट इंटरेस्ट इतने बड़े सिलेबस, इतने बड़े पाठ्यक्रम, इतने बड़े कंटेंट को आप नहीं कवर कर पाओगे। एटलीस्ट एक टाइम पीरियड बाद अरुचिकर लगने लग जाएगा, या दूसरी चीज पसंद आने लग जाएगी। तो पहला तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब आप कहेंगे कि सर सेल्फ इंटरेस्ट कैसे हो, हमने तो 12th किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन ही ऐसे ही कर लिया। किसी ने कहा कि बीएससी कर लो, किसी ने कहा बीए कर लो, किसी ने कहा बीकॉम कर लो। हमें खुद नहीं पता था कि हमें बीए करना चाहिए, बीएससी करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, लॉ करना चाहिए, बीटेक में जाना चाहिए, हमें नहीं पता। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एक्सीडेंटली पहुंच गए वहाँ पे। ऐसे ही बाकी के एग्जाम पे भी होता है। और आमतौर पे एक अवधारणा बन गई कि भैया यूपीएससी करना है तो ग्रेजुएशन में बीए ले लो तो उससे हो जाएगा काम। ऐसा नहीं होता है। हर जगह पे आप इस तरीके से चीज़ों को लेकर के नहीं चल सकते हैं। कहीं ना कहीं पे आपको मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। अब समय उसी चीज़ का है कि आप कैजुअल रवैये को लेकर हर जगह पे नहीं चलेंगे। अब थोड़ा सा गंभीरता से समझिए, और समझने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का प्रयास करिए अपने इंटरेस्ट को, कि एटलीस्ट जो भी आप पढ़ रहे हैं, यदि सब्जेक्ट आपको रोचक लग रहा है, जानने में आपको उसमें इच्छा जागृत हो रही है, आप फिलॉसफी ले लीजिए, दर्शन भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप हिंदी साहित्य ले लीजिए, बट उसको पढ़ने में आपको आनंद आना चाहिए, पढ़ने में रुचिकर लगना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है आपका सेल्फ इंटरेस्ट। बिना रुचि के कृपया करके एग्जाम मत, मतलब ऑप्शनल फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं खींच पाओगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, यदि आपका कोई बैकग्राउंड रहा है किसी एक सब्जेक्ट में, आपकी पहले से पकड़ बहुत अच्छी रही है। आमतौर पे ग्रेजुएट होने के बाद यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो या तो बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में बनता है, या तो 12th में कोई सब्जेक्ट बहुत बेहतर होता है, या 10th में बहुत सब्जेक्ट बेहतर होता है। कोई ना कोई बैकग्राउंड आपका यदि है, यानी कि आपकी पृष्ठभूमि उस विषय को लेकर के यदि बनी हुई है,
तो भी ये आपके लिए बेहतर मदद कर सकता है। पृष्ठभूमि आपकी क्या रही है, थोड़ा सा इसको भी आधार बना सकते हैं आप। पहला है रुचि, दूसरा है पृष्ठभूमि। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और तीसरा सेगमेंट जो है ये भी मैं कम महत्वपूर्ण नहीं कहूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको भी आधार बनाया जा सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ ही नहीं रहा कि मैं इकोनॉमी लूँ, कि मैं पॉलिटी लूँ, कि मैं ज्योग्राफी लूँ, कि मैं हिस्ट्री लूँ, तो उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए, महीने 2 महीने का। यूपीएससी के समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को कर लो, पूरा मत करो, सभी को एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। थोड़ा थोड़ा पढ़ने में या तो एनसीईआरटी ही पढ़ोगे तो वो सब्जेक्ट निकल के आएंगे। तो पढ़ते समय यदि आपको किसी विषय पे ज़्यादा बेहतर रुचि आपको लगती है तो उस विषय को अपना वैकल्पिक विषय के तौर पे आप चयनित कर सकते हैं। एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। समान अध्ययन में कितने टॉपिक आपके आते हैं, मैं यूपीएससी समान अध्ययन की बात कर रहा हूँ। स्टेट पीसीएस में भी कुछ यही सब्जेक्ट है। इतिहास आपका है ही है, प्री में है, मेंस में है और ऑप्शनल चुना जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस प्री में है, मेंस में है, ऑप्शनल भी चुना जा सकता है। अर्थव्यवस्था प्री में है, मेंस में है, वैकल्पिक विषय के तौर पे हो सकता है। ज्योग्राफी प्री में है, मेंस में है, वैकल्पिक विषय के तौर पे हो सकता है। तो एटलीस्ट बहुत सारे समान अध्ययन के सब्जेक्ट हैं जो कि वैकल्पिक विषय भी है और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे भी हो सकते हैं। अभी एक बार थोड़ा सा हम इस लिस्ट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये लिस्ट है, देखते हैं एक बार इसमें से क्या क्या है जो यूपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। क्या एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान यूपीएससी में है। एग्रीकल्चर देखो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं पर मेंस में इतना ज्यादा महत्व इसका नहीं है। पीटी में थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया था, हर बार वो भी फ्रिक्वेंट नहीं होता है क्योंकि एक आपका एग्जाम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी होता है, वो भी कंबाइंड होता है। पीटी दोनों का सेम ही होता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम और फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम का प्रारंभिक परीक्षा सेम होता है, मुख्य परीक्षा अलग अलग होती है। तो आयोग को थोड़ा सा इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से जुड़े क्वेश्चन इनको डालना पड़ता है ताकि थोड़ा सा बैटल ग्राउंड ऐसा रहे कि आपके साथ साथ उनकी भी जो है सही समझ को समझा जा सके। तो कृषि विज्ञान आमतौर पे मैं इसको अलग रखूंगा कि ये अलग सा टॉपिक हो सकता है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, ये भी अपने आप में सब्जेक्ट आपका नहीं जुड़ेगा प्रॉपरली। नृविज्ञान नहीं जुड़ेगा, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब है तो उतना डीपली नहीं है। पीटी में अब तो साइंस टेक के तौर पे या उसके तौर पे ज्यादा पूछता है। बीटेक बैकग्राउंड है, सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, अकाउंट्स वगैरह से, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र। एक टॉपिक ये है, देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र शब्द लिखा है, हमें अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है, ठीक है, दोनों में अंतर है। अर्थशास्त्र अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है। अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की होती है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र एक तरीके से अवधारणात्मक समझ होती है, मूल अवधारणाएं उसमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष को रिप्रेजेंट करती है, जबकि अर्थशास्त्र किसी सब्जेक्ट के मूल अवधारणा, उसके दर्शन, फिलॉसफी सबको लेकर के चलता है। चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे रसायन विज्ञान हो। रसायन विज्ञान, विज्ञान शब्द अलग है, शास्त्र शब्द अलग है, तो शास्त्र में आपको चीजों को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र को थोड़ा सा तो अंतर देखने को मिलेगा। जीएस आपका एक अलग सेगमेंट है। जीएस में आपको सामान्य समझ चाहिए, आप विशेष चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे थिंकर भी हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियन हो सकते हैं जो हिस्ट्री में है। तो एटलीस्ट मतलब पहले आपको समझना है। पर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट इंगित कर रहा हूँ। भूगोल आप देख सकते हैं, वैद्युत इंजीनियरिंग नहीं है, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया। विधि का पक्ष अभी नहीं जुड़ा है आपका कि लॉ आपको अलग से ही वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। लॉ से 1-2 क्वेश्चन प्री में कहीं निकल आते हैं, बाकी तो वैसे नहीं रहता है, ठीक है। प्रबंधन, गणित भी आपका नहीं है, गणित आपका सी सेट वाला सेगमेंट है, तो इतना ज़्यादा उसको आप लेके नहीं चलेंगे। ना यांत्रिकी इंजीनियरिंग, ना चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, ये इथिक्स से थोड़ा बहुत जुड़ाव रखता है आपका, नीति शास्त्र से ये जुड़ जाता है। बहुत की आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी पूरी की पूरी। एक सब्जेक्ट आपका ये है PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। साइकोलॉजी का हो गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका जुड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको। पबैड में आपके थिंकर वाला चैप्टर है। बाकी आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं ये भी अपने आप में एक बहुत शानदार सब्जेक्ट है। सोशोलॉजी में भारतीय समाज का एक छोटा सा सेगमेंट जुड़ा हुआ है, बट ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका सांख्यिकी हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, तो ये भी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में बच्चे लेते हैं। बाकी हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी साहित्य हो गया आपका। तो ये कुछ आपके मतलब ऑप्शनल में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके जुड़ जाएंगे,
सीधे सीधे कहाँ से, आपके सिलेबस से। तो मैंने जो एक टर्म्स यूज किया था कि पृष्ठभूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप थोड़ा सा उससे आधार बनाइए। आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में आ रही है उससे आधार बनाइए, या फिर यूपीएससी के एक पेपर को आधार बनाइए। इन तीनों को आधार बना के पहले तो आपको एक में अपने आप को पहुंचना है। अब दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को तो क्लियर हो जाता है कि चलो एक ठीक है, किसी के साथ दिक्कत होती है, उनके साथ जिनके साथ दोहराव होता है, उनके दो चीजें होती है, दो वैकल्पिक विषय बन जाते हैं। वैकल्पिक विषय ए, वैकल्पिक विषय ए में मान लो आपका इतिहास है, वैकल्पिक विषय बी में मान लो आपका लोक प्रशासन है, मान लो ये बन गया आपका। ठीक है, मैं आपको रफली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। अब आपको दिमाग में आ रहा है कि यार पबैट कर लेता हूं या हिस्ट्री कर लेता हूं। अब इसमें आके फंस चुके हैं आप। आमतौर पे ज़्यादातर दो में ही फंसावट होती है। अब मैं आपको एक तरीका और पद्धति बता रहा हूं, जिस तरीका और पद्धति का आप लोग प्रयोग करोगे और उस पद्धति को आप लोगों को करना ही करना है। एटलीस्ट आपका पाठ्यक्रम में बहुत शॉर्ट करा दूंगा, क्योंकि बहुत सिलेबस है। मैंने पहले भी बोला था कि सारा खेल सिर्फ एक चीज़ का है, वो है रणनीति का। पढ़ना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ना है। दो तरीके से चीज़ों को पढ़ना होगा। पहले तरीके से हमें पढ़ना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सिलेबस जो कुछ भी करना, चाहे यूपीएससी में समान अध्ययन का सिलेबस हो, चाहे जिस चीज़ का, ठीक है, सभी सिलेबस को हमें दो दृष्टिकोणों से पढ़ना है। पहला दृष्टिकोण क्या है, हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस का हर एक हिस्सा पढ़ना है। दूसरा होना चाहिए, हमें फोकस्ड होना है, एग्जाम ओरिएंटेड। दोनों अलग अलग बातें हैं। सिलेबस बड़ा होता है पर एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना अलग चीज होती है। एग्जाम ओरिएंटेड होने का मतलब है कि उस पाठ्यक्रम में से कौन से हिस्से हाईलाइटेड हैं, इसकी सही समझ जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप सिर्फ और सिर्फ भटकते रहेंगे अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में होता क्या है, एक कमरा है मान लीजिए, उसमें पूरा घना अंधेरा है और आपको यहाँ पे एक बिस्तर भी है, उस बिस्तर तक पहुंचना है। ठीक है, लाइट चली गई है और आप यहाँ पे एक कोने पे खड़े हैं, तो आप इधर भी भागोगे इधर भी भागोगे। बहुत कम चांसेस हैं या कुछ चांसेस हैं कि यदि आप पहले इस कमरे पे आ चुके हैं तो आप शायद पहुंच भी जाओ, कि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा कोना है। बट आप समझिए कि आप एक अंधेरे घरे कपड़े में यदि पूरे पाठ्यक्रम के साथ, इतना बड़ा सिलेबस जीएस का है, इतना ऑप्शनल का है, पूरे सिलेबस के साथ भाग रहे हैं तो भी काम बात नहीं बनेगी। हमें फोकस्ड होना पड़ेगा, स्पेसिफिक होके पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए समझना पड़ेगा कि क्या फोकस्ड होके पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, इस पे अभी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप लोगों के लिए होगा और यदि इसको अप्लाई कर दिया आपने, इंप्लीमेंट कर दिया, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि वैकल्पिक विषय में आप सुपर डुपर लेवल का आप परफॉर्म करके आओगे। बस उतना आपको कर लेना है, यदि नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो सबसे पहली चीज है उस पर चलते हैं। सबसे पहली चीज है, जिनको दो में डायलेमा है, जिनको लग रहा है ए ले लूं या बी ले लूं। अब जिनको दो है, कोई भी दो हो सकते हैं, यदि दो में डायलेमा है तो आप लोग एक काम करिए। अभी देखो, कुछ लोगों को लगता है कि बस बुक बता दी जाए तो तत्काल प्रभाव से किताबें खरीद लाएं और किताबें खरीद करके बस पढ़ना चालू कर दें, काम हो जाए। कोई फायदा नहीं है। आप किताब खरीद लाओगे, 4 दिन बाद वही किताबें आपको भारू लगने लग जाएंगी, देखने से डर भी लगेगा, कोई फायदा नहीं। मैं किताबें तो बताऊंगा ही, इतिहास वैकल्पिक विषय की बता दूंगा, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करना है कि क्या टेक्निक यूज की जाए जिस टेक्निक से पूरे पाठ्यक्रम को हम छोटा कर लें या दो में से एक को चुन पाए। पहले हम चुनने को तैयार हैं दो में से एक को। इसके लिए क्या करना है, जिनके पास दो विकल्प है, पहले एक विकल्प में वापस आना है। करना क्या है, आप किसी बुक स्टोर पे चले जाइए जहाँ पे आपको बुक्स मिल रही हो, बहुत सारी जो इन सब्जेक्ट की बुक्स आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाए। आप करिए क्या, सबसे पहले इतिहास का सिलेबस ले लीजिए। सबसे पहला काम, एक सिलेबस खरीद लीजिए इसका, ठीक है। दूसरा, इसका भी सिलेबस ले लीजिए, दोनों का। वहाँ खरीदना नहीं है कि पैसे देके खरीद लिया, मांग लो कि मुझे देखना है थोड़ा सा, दोनों का सिलेबस देख लो। ये तुरंत काम नहीं होगा, थोड़ा टाइम, या सिलेबस डाउनलोड कर लो, दूसरा विकल्प आपके पास ये है। अब दोनों में रुचि है, दोनों बेहतर लग रहे हैं, दोनों में लग रहा है कि ये ले लूँ ये ले लूँ, इस कंडीशन के लिए बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए कि भाई मज़ा इसमें भी आ जाएगा, मज़ा इसमें भी आ जाएगा, बट एक चुनना है, करना तो एक ही है, दिमाग में दुविधा को हटाना है। उस द्वंद्व के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला काम करना है सिलेबस। सिलेबस देखने के बाद सबसे पहले देखो किसका सिलेबस ज़्यादा वास्ट है, किसका सिलेबस कितना कम है। पहले तो सिलेबस में कंपेयर कर लो, जब दो में एक ही चुनना है तो।
सिलेबस में कंपेयर करने के बाद एक काम और कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, सेम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों के PYQ ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देखिए, इतिहास के देखिए, लोक प्रशासन, जो भी आपका वैकल्पिक विषय है, देखने के बाद ये देखिए कि आप इनमें से क्या कुछ जानते हैं, क्या आपको कुछ तो पता है। एटलीस्ट आप इतिहास का एक क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्छा कुछ समझ में आ रहा है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, पता चला थिंकर है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, थिंकर वगैरह पढ़ने में आपकी रुचि भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एटलीस्ट फिर आप घबरा जाएंगे, एक टाइम बाद आपको लगेगा कि यार क्या ले लिया। या कहीं ना कहीं पे इतिहास में भी आपको लगेगा इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, ये आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहली जो धड़ी है, पहले सिलेबस कंपेयर करो, सिलेबस के बाद PYQ ले लो, उनको कंपेयर करो, देखो कि कौन सा चीज आप बना पा रहे हो, कौन सी चीज आपकी बन जा रही है। जो बन जा रही है उसको प्राथमिकता दे देंगे कि भाई मेरे इतिहास के क्वेश्चन मुझे ज्यादा निकल के आ रहे हैं, ज्यादा समझ में आ रहे हैं, इस सिलेबस का अधिकांश हिस्से से ज्यादा रुचि में हूं, या फिर मेरा लोक प्रशासन में बहुत अच्छी रुचि है, मतलब कोई भी सिलेबस, आपका ज्योग्राफी में बहुत रुचि है, आपकी पॉलिटी में बहुत रुचि है, जिसमें रुचि ज्यादा हो, अब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी होने लग जाएगी थॉट की। क्योंकि पहले क्या कर रहे थे आप, बिना ऑब्जेक्टिविटी के डिसीजन ले रहे थे, आपने देखा ही नहीं था कभी भी पाठ्यक्रम की किसका इतिहास का कितना बड़ा है, या क्या क्या सेगमेंट है, या फिर आपका लोक प्रशासन में कभी आपने देखा नहीं कि दार्शनिक भी पढ़ने हैं, आपको लोक प्रशासन से जुड़ी हुई अवधारणाएं पढ़नी है, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो जब तक आप इसकी स्पष्टता नहीं रखेंगे दिमाग में, थॉट में, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो एक काम तो ये कर लीजिए, ठीक है, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये दोनों लेने के बाद, जब आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ले लेंगे, तो लेने के बाद आप एक कंपेयर करेंगे सब्जेक्ट का। तीसरा इसके साथ ये जोड़ दीजिए थोड़ा सा कि यदि मान लीजिए इन दोनों में जुड़ाव है, तो दोनों में से मैं किसको पढ़ूंगा तो समान अध्ययन में मदद मिल सकती है, हेल्पफुल नेचर का क्या हो सकता है, ये भी काम करता है। हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन रुचि पर प्रायोरिटी में रखिएगा। ऐसा नहीं कि समान अध्ययन की जबरदस्ती में आप जो है रुचि को दरकिनार कर दें। मजा ही नहीं आ रहा जब मुझे इसे पढ़ने में, मजा ही नहीं आ रहा इसे पढ़ने में, तो मैं क्यों ढूंढूं इसे। तो आनंद सर्वोपरि होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा बुक्स निकलवा लो इनकी, कि इतिहास की बुक निकालिए, ये टॉपिक है सिलेबस में, इस टॉपिक की किताब निकाल दीजिए, निकाल के दे देगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन ले लीजिए, आधुनिक ले लीजिए, विश्व इतिहास ले लीजिए, कला एवं संस्कृति ले लीजिए। दूसरी तरफ इसके जो लोक प्रशासन के जितने भी सब्जेक्ट है सारे निकलवा लीजिए। एक बार कंपेयर करिए कि एनर्जी और ज़्यादा पावर कहाँ लगेगी। ये सब कुछ करने के बाद आप एक ज़्यादा नहीं, कुछ ही समय में एक त्वरित निर्णय में पहुंच जाएंगे कि एटलीस्ट यदि इसमें मेहनत करूंगा तो आउटपुट ज़्यादा आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, रुचि इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही स्ट्रेटेजिक तौर पे आपको ये देखना है जो आपके रिजल्ट को कन्वर्ट करा सके। लेना बड़ी बात नहीं है, ले तो सब लेते हैं, बट बाद में ढोते रहते हैं। तो आपकी रुचि के साथ साथ आपको ये क्लियर करना है अपने थॉट में कि ये मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं और एग्जाम हॉल पे इसमें मैं बेटर परफॉर्मेंस कर पाऊंगा। यदि थोड़ा सा समय मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दो लिखने का भी प्रयास करो। ये प्रोसेस में आपको 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, आपको लगाना भी चाहिए। ये शुरुआती रिसर्च अनुसंधान है वैकल्पिक विषय के लिए, ठीक है। तो एक ये तरीका है, इसमें आप 2 में से 1 में आ जाएंगे, डायलेमा आपका खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता। इससे जब आपको आइडिया लग जाए कि मुझे यहाँ कम ऊर्जा लगानी है, आउटपुट ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा लगाऊंगा, आउटपुट कम है, कोई फायदा नहीं है। तो पहले ये तय करना है। जैसे लाइक कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इतिहास है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इसमें क्या है, समान अध्ययन में मदद मिलती है, नो डाउट। इतिहास में आपको पूरे के पूरे पेपर में मदद मिल जाती है, बट समान अध्ययन का इतिहास और ऑप्शनल का इतिहास दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समान अध्ययन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों का तिथिवार विवरण मिल रहा है ना, ऑप्शनल में आपका एक एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए, चीजों को समझने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, आपको इतिहासकारों के कथनों से जुड़ाव आपका होना चाहिए। सारे पक्षों को जब तक आप दरकिनार नहीं करेंगे, आप वैकल्पिक विषय को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, ये संभव नहीं है। आपको इन सभी पहलुओं को अपने साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। तो अब वैकल्पिक विषय के चयन में मैं आपको ये दोनों में से एक चयन करने की बहुत सिंपल सी रणनीति है। सिलेबस लीजिए, PYQ लीजिए और कंटेंट निकलवाइए पूरा। एक बार कंटेंट देख लेंगे,
देखने के बाद वहीं पे हौसला आपका या तो पस्त हो जाएगा या तो आप मस्त हो जाओगे। आपको लग रहा है कि ये ठीक है, ये ठीक है। देखो ज्यादा आप नहीं पढ़ना चाहते, ये भी दिमाग में बैठा लेना। या आपका भ्रम है कि मैं बहुत पढ़ लूंगा, मैं रात दिन मेहनत कर लूंगा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। हर आदमी शॉर्ट की तरफ भागता है। तभी तो आज के टाइम पे पीडीएफ का प्रचलन क्यों चल गया। लोगों को लगता है बने बनाए नोट्स मिल जाए, मैं क्यों मेहनत करूं, है ना, सब कुछ में पका पकाया मिल जाए। तो आज के टाइम पे शॉर्टकट का जमाना बहुत हो गया है। आप भी उसी दिमाग के आदमी हो, आप कोई अलग नहीं हो कि अलग ब्रह्मांड में अलग दुनिया से आए हो। आप भी चाहते हो चीजें शॉर्टकट में मिले, लेकिन यहाँ पे बात शॉर्टकट नहीं है। बात है कि आपको चीजों को बहुत ऐसी इस तरीके से करना है जिससे आपका क्षमता निर्माण हो सके। तो ये थी पहली बात। वैकल्पिक विषय में जहाँ पे डायलेमा हो उसमें चयन करने की दुविधा का समाधान आप सभी के, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका हो सकता है। अन्य भी कई तरीके हो सकते हैं, पर इस तरीके को आप अप्लाई करोगे तो आप एक सही निर्णय पे पहुंच करके एक वैकल्पिक विषय का चयन कर लोगे। अब बात करते हैं कि चयन हो चुका है, मतलब वैकल्पिक विषय आपके पास आ चुका है। अब बात आ रही है परफॉर्मेंस की, कि अब आपको एग्जाम हॉल के लिए तैयार करना अपने आप को। एक वैकल्पिक विषय आपने चुन लिया, चाहे ए चुन लिया, बी चुन लिया, सी चुन लिया, डी चुन लिया। अब इसके लिए कुछ आपको प्रतिदिन के स्तर पे आवश्यक कार्य करेंगे। शुरुआत के 15 दिन में आपको एक टास्क दे रहा हूं जिसको आपको पूरा ही करना चाहिए, तब वैकल्पिक विषय शुरू कर देना चाहिए। यदि आपने बुक लेकर के पढ़ना चालू कर दिया है तो ये महामूर्खता है। मूर्खता नहीं, महामूर्खता, कि आपने रिसर्च नहीं की और बल्कि बिना उसके आपने वैकल्पिक विषय का अध्ययन चालू कर दिया। पहला काम है रिसर्च करना, क्योंकि खत्म नहीं कर पाओगे फिर। हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलना है। समय आपके पास सीमित है, तो क्यों ना संसाधनों का सदुपयोग इस तरीके से किया जाए कि कम समय में हम अच्छा आउटपुट ले पाए। तो यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूं, जिस तरीके का प्रयोग करेंगे मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और आप लोग इसे अप्लाई करिएगा यूपीएससी में, पीएससी में, या फिर समान अध्ययन के किसी भी पेपर पे आप लोग इसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। ये मेरे पास यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2 का है, तो फिर भी एक तरीका बताऊंगा। ये काम सभी को करना है। मैं शुरुआत के 15 दिन मान के चलता हूं कि आप लोगों के लग जाएंगे, ठीक है। जरूर से जरूर इसको करना है। देखो वैकल्पिक विषय में कई सारी सब्जेक्ट जुड़े होंगे, जैसे लाइक मैंने इतिहास आपसे बोला कि मैं इतिहास वैकल्पिक विषय पे ज्यादा ध्यान दूंगा अभी। तो मान लीजिए इतिहास है, आपका अपना वैकल्पिक विषय भी यहाँ पे हो सकता है। तो यदि मैं इसके सब पार्टिकल क्रिएट करता हूँ, सभी वैकल्पिक विषय में होता है ऑप्शनल के हिसाब से। वैकल्पिक विषय पे ऑप्शनल को ही आप डिवाइड कर लीजिए कि अच्छा इतने हिस्से को ऐसे पढ़ना है। ऑप्शनल में बहुत डिटेल में सिलेबस मिलता है यूपीएससी में, ठीक है। नोटिफिकेशन में आप जाके देख सकते हो। तो इतिहास में आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, बस इतने सेगमेंट है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट को यदि हम अलग कर लें, वैसे वो उससे मॉडर्न में जुड़ जाता है, ये सेगमेंट है इसमें, ठीक है। अब देखो इनके बहुत टॉपिक होंगे। लाइक एंशिएंट हिस्ट्री में देखें तो मान लो 50 टॉपिक हैं, मेडिवल में भी 50 टॉपिक है। मैं ऐसे मान के रफली चल रहा हूँ कि इसमें 50 टॉपिक हैं, 50 टॉपिक हैं, 50 टॉपिक हैं टोटल। तो यदि टोटल इनको देख लें तो टोटल कितने टॉपिक हो जाएंगे इनके, लगभग 350 टॉपिक, 350 टॉपिक हमारे लगभग हो जाएंगे कि इतिहास में 350 टॉपिक है। फिर ये बताओ 350 टॉपिक पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगना, सारे टॉपिक तो पूछ नहीं लिए जाएंगे। एग्जाम हॉल में आपके पूछे जाने वाले टॉपिक की संख्या काफ़ी सीमित है। आपके एग्जाम हॉल पे 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें से आपको कुछ करना है, तो आपके टॉपिक कम है। मतलब आप यदि पूरे के चक्कर में पढ़ेंगे तो पूरे में पढ़ना पूरे को है। फिर मैंने वही बात करी, पहला काम है सिलेबस कंप्लीट करना, ये पहली चीज है, पहली सोच। अब ये कैसे होगा समझने का प्रयास करिएगा। दूसरी चीज है एग्जाम ओरिएंटेड होना, एग्जाम के आधार पे चलना। आपको एग्जाम ओरिएंटेड होना पड़ेगा। सिलेबस आपको कंप्लीट करना जरूरी है, बट एग्जाम ओरिएंटेड हो करके आप एग्जाम से विमुख होकर के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने किया तो फिर आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो एग्जाम परीक्षा की नीड के आधार पे हम काम करेंगे। अब उसी चीज को मैं समझाने जा रहा हूं। पहले मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा इस बुक से,
और फिर आप लोग ये काम करेंगे खुद भी, और सबको करना है। आप में से जिसका हो जाए मुझे कॉपी चेक करवाएगा। ऑनलाइन वाले यदि यहाँ संस्थान आते हैं तो आप लोग भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। ये काम आप लोग को विद इन वीक यदि आपका हो जाता है, 15 दिन का टाइम दूंगा, आप लोग इसे मुझे करके जरूर दिखाइएगा। चलिए अब देखो, पहला काम करना है आप लोग को सभी को। पहला स्टेप है, चरणबद्ध तरीके से चलेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। पहला काम कर लो, चुपचाप सिलेबस ले लो, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो। सबसे पहले तो सिलेबस देखो कि आपके वैकल्पिक विषय का वास्तव में पाठ्यक्रम है कितना, प्राचीन में क्या पूछा जाएगा, मध्यकालीन में क्या पूछा जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार पाठ्यक्रम यदि आप देख लोगे अपने वैकल्पिक विषय का तो आप भ्रम से विमुख हो जाओगे। आप कोई भी किताब ऐसे अनावश्यक नहीं पढ़ना चालू कर दोगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या विषय हैं, कितने सेक्शन है, कितने टॉपिक सब टॉपिक हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पहले एक बार सिलेबस का गहराई से आपको विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने के बाद दूसरा काम लेना है, जो आयोग के द्वारा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, कितने साल पुराने हो सकते हैं, आज से 10 साल पुराने भी हो सकते हैं, 20 साल पुराने भी हो सकते हैं, 30 साल पुराने भी हो सकते हैं, बहुत है इतने पेपर ले लीजिए। इसमें आइडियलिस्टिक यदि 20 साल पुराना पेपर मिल जाए आपको, 20 साल तक के पेपर मिल जाए तो आपका काम बनने वाला है। आपको क्लियर हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा कि एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो लगभग कितने टॉपिक होंगे। मैंने जो आपको अभी 350 टॉपिक की संख्या लिखी थी हिस्ट्री में, ये कम होकर के टोटल 40 या 50 हो जाएंगे। 300 टॉपिक एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको पता होगा कि 50 टॉपिक मैंने अच्छे से कर लिए तो मेरे एग्जाम हॉल पे काम चल जाएगा। ये काम आप लोग को करना है, ठीक है। और ये काम कल से नहीं करना, आज से ही शुरू करना है। तो पहले तो सिलेबस सबके पास आपके वैकल्पिक विषय का होना चाहिए। दूसरा काम आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबको लेना है। और लेने के बाद अब आपको पता है, देखो कि मेरे पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है ऐसे होगा। मान लीजिए आपका जो एग्जाम होगा वैकल्पिक विषय का, ऑप्शनल पेपर का, ये 2 भागों में बटा होगा। आपका पहला है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2, P1 P2, ठीक है। पेपर 1 भी 2 भागों में बटा हो सकता है, सेक्शन 1A और सेक्शन B। सेक्शन B ऐसे हो सकता है। ऐसे ही पेपर 2 बटा होगा आपका सेक्शन A और सेक्शन B में। क्या लगता है आपको, यही होता है पैटर्न लगभग सभी में, 2 पार्ट होते हैं किसी किसी में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा, अब इसमें देखिए कि मान लीजिए पेपर 1 है, सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें रहेगा इसी तरीके से आपको दिया होगा कि पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये वाली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का है। यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों का इसमें सम कर दिया ना। काम कई लोगों ने तो काम कर भी दिया आप लोगों के हिस्से का, लेकिन मेरे ख्याल से ये काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि फिर मजा ही नहीं आएगा, आपको फील ही नहीं आएगा। रिसर्च खुद से करनी है। अब कैसे करनी है मैं आपको 1-2 टॉपिक से समझाने वाला हूं, ताकि आपको एक आइडिया हो कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं 1-2 टॉपिक लेके चलता हूं। आपको ब्लैंक व्हाइट शीट ले लेनी है, पेपर ले लेना है। बाद में इन पेपर को स्टपल कर लीजिएगा, पर एक पेपर मान लीजिए लिया है ना, और मैंने प्रश्न पत्र को खोला, और प्रश्न पत्र को खोलने के पास, किसी के पास और भी पेपर है क्या? हाँ, कोई दूसरा इसमें बहुत, हाँ ये वाला दो मुझे, क्योंकि इसमें आनंद नहीं आएगा। इसमें ऑलरेडी इसमें बहुत काम इन्होंने कर दिया है और किया है, तो वो काम में नहीं आएगा। हम फ्रेश पूरी तरीके से काम करेंगे। देखो एक ये आता है शिल्पी प्रकाशन का, हिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर है, ठीक है। तो अनसॉल्व्ड पेपर है तो मैं पेपर वाइज उठाऊंगा। जैसे सेक्शन ये पुराना है, जिसमें लेटेस्ट कहाँ तक है आपका, हाँ 19 का पेपर उठाते हैं हम लोग हिस्ट्री का। ये सब लोग अपने अपने वैकल्पिक विषय में करेंगे, जो सबका वैकल्पिक विषय है उस पर काम करेंगे। तो हिस्ट्री में पहला पेपर आपका है। पहले पेपर में तो देखो मैपिंग दिया गया है, इसमें मानचित्रण आता है सेक्शन ए में। मानचित्रण में भी काम यही कर सकते हो कि किस तरीके की साइट पूछ रहा है। मैं मानचित्रण में जाकर के डिटेल में जाऊंगा कि क्या क्या चीजें आ रही हैं आपके, ठीक है। अब चलिए
यहाँ पे पेज लेकर के आपको क्या करना है, मान लीजिए पहला है आपका सेक्शन ए और इसमें आ रहा है आपका प्राचीन भारत, मान लीजिए पूछा जा रहा है प्राचीन भारत। महत्वपूर्ण स्थलों का आप अलग रखिए, ये जो डिटेल क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं मैं इनकी बात करूंगा। मैप बेस्ड वाले क्वेश्चन अलग कर लेते हैं, उनको हम अलग से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बहुत हाईलाइटेड होते हैं, किन से पूछा जाता है, कौन सी साइट पूछता है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले अब जैसे मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा है आपका, कह रहा है क्या आप इस मत से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, स्रोत एक पूरा सिलेबस का एक हिस्सा, सिलेबस में सबसे पहले लिखा होगा भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। तो ये क्वेश्चन आया, ये आया है आपका स्रोत से, कहां से आया है, स्रोत से, ठीक है। अब स्रोत से कब आया है आपका, 2019 में। और यहां पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए टॉपिक क्या है आपका, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक, यहीं पे लिख लीजिए पुरातात्विक साक्ष्य प्लस साहित्यिक स्रोत, ये सब टॉपिक भी यहीं पे डाल दीजिए, ठीक है। अब स्रोत से आगे अभी आप देखोगे, जब आप 18 का पेपर देखोगे, जब आप 17 का पेपर देखोगे या आप 16 का पेपर देखोगे, तो हो सकता है स्रोत से रिपीट भी हो चीजें। जब रिपीट होंगी तब उसका बेनिफिट लेंगे। यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है, दूसरा, ये पहला हमने टॉपिक हमें निकल आया, दूसरा टॉपिक निकला है शुंग काल के दौरान कला एवं वस्तु का विकास। तो अगला है शुंग वंश। एक क्वेश्चन पूछा गया शुंग वंश से, सन है 2019, और ये है आपका कला एवं स्थापत्य से, शुंग कला, कला एवं स्थापत्य, मरणोत्तरकालीन कला है, वही आपकी रहेगी, कला एवं स्थापत्य, और कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए आपके पास ये, ठीक है, इससे क्वेश्चन है आपका। इसके बाद है, और यहाँ पे पूछा भी है, कह रहा शुंग काल दौरान कला वस्तु का विकास की धारणा को मिथ्या सिद्ध करता है कि वो बौद्ध विरोधी थे। मैंने आपको एक टॉपिक ये लिखवाया है ना कि पुष्यवुत सिंह के बारे में ये चर्चा मिलती है कि वो बौद्ध विरोधी था, जबकि कई सारे एविडेंस मिलते हैं जिसमें से उसने बहुत सारे बौद्ध विहारों का, स्तूपों का निर्माण भी करवाया। तो एटलीस्ट यहाँ पे कला एवं स्थापत्य के साथ साथ यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो पूछा गया बौद्ध विरोधी थे कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक बात कही जाती है, बौद्ध विरोधी। तो आप अपने नोट्स में देखना, मैंने इस विषय का जिक्र किया है और आपको लिखवाया भी है इतिहास में। तो शुंग वंश बौद्ध विरोधी को लेकर के आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दो टॉपिक हो गए। इसके बाद अब ये जगह छोड़ के रखिए, जगह इसलिए क्योंकि अभी स्रोत रिपीट होगा कहीं ना कहीं पे, पिछले क्वेश्चन में, यहां पे भी रिपीट होगा शुंग वंश भी। अब हम आगे जब रिपीट होगा तब हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे करके अगला पेज पे चले जाइए, फिर एक लीजिए, यहाँ पे अगला है, इसमें क्वेश्चन है, क्या कृषि प्रवीणता ने हड़प्पा कालीन कस्बों एवं नगरों के उत्थान में कार्य किया। देखो क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा मेन है आपका। अब ये हड़प्पा सभ्यता, ये आपका टॉपिक है, सन है 2019। क्वेश्चन क्या आया, कृषि प्रवीणता ने हड़प्पा कालीन, हाँ, नगरों का विकास कैसे हुआ, इससे क्वेश्चन है। नगरीय जीवन, नगरीय विकास, नगर नियोजन, नगरीय विकास, इसी से क्वेश्चन है। ये शॉर्ट लिस्ट करना है आपको अपने वैकल्पिक विषय में। अभी फिर चलते हैं पूरा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुषाणों से पूछा गया है। कुषाण कब, 2019 में। क्या पूछा गया है, कहता कुषाण कालीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं कला ने विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया है। तो यहाँ पे कुषाण कालीन कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, और साथ में यहाँ पे लिखे विदेशी व्यापार से जुड़ाव, से जुड़ाव। तो जो मरणोत्तरकालीन है वही यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है, दोनों सेम ही है। कुषाण काल, मरणोत्तरकालीन में जो मैंने लिखवाया है उसी को आपको पुट लेकर के देख लेना है। अब इससे देखो क्या है, बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका सम्राट अशोक से। देखो मौर्य काल से पूछा गया, मौर्य काल में क्वेश्चन आया है आपका सम्राट अशोक। अशोक, सम्राट अशोक से क्या पूछा गया है, अशोक ने किस प्रकार के धर्म का प्रयोग राजनीतिक अद्भुत के उपकरण के तौर पे किया। अशोक का धम्म पूछा गया है, धम्म 2019 में। ये काम करना है पूरे पेपर में आपको। इसके बाद वाकाटक काल पूछा गया, मैंने वाकाटक आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए
भारतीय रोमन व्यापार को सातवाहन काल में नई दिशा प्रदान की। किसने? मानसून की खोज ने, है ना। मानसून का मतलब समझते हैं, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ पवनों की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। ये हिंद महासागर वाले क्षेत्र में एक विशेष घटना होती है जिसमें पवनों में परिवर्तन होता है। पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। एक तो ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवने हैं। व्यापारिक पवने को आपको पता है कि उत्तर पूर्वी पवने जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री में उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, और जो है दक्षिण पूर्वी पवने आपकी चलती हैं दक्षिण पूर्वी पवने चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ये सब तो आपने पढ़ा है ना, मतलब बहुत सिंपल सा है, ये सब साइंस का है, ठीक है। यहाँ पे इसको ही ज्योग्राफी के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे ये वाली पवने चलती है ना, ये ट्रेड विंड कहलाती हैं, व्यापारिक पवने, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या सातवाहन काल में जो इतना साम्राज्य बढ़ा, पिछले ही सेशन में हमारी व्यापार वाणिज्य के बारे में चर्चा हो रही थी कि रोमन काल से काफी सारे विषयों को लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। रोम से जो है स्वर्ण मुद्राएं भारतीय क्षेत्र में, अरिकमोड़ी बंदरगाह इस क्षेत्र में बहुत सारी मुद्राएं पाई गई हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ है कि मानसून की खोज ने, अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे सातवाहन भारत रोम व्यापार, सातवाहन 2019 में पूछा गया, भारत रोम व्यापार के कारक आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा ये लग रहा होगा कि सारी चीज सुनी सुनाई है, यही सारे टॉपिक आ रहे हैं। इस तरीके से आपको करना क्या है, एक समीक्षा क्रिएट कर लेनी है। ये तो हो गया प्राचीन का। अब इसी तरीके से प्राचीन पहले कवर करो, फिर चले जाओ 18 वाले प्राचीन में। 18 का जो प्राचीन है, पूरा दिमाग खुल जाएगा आप लोगों का। पिछले 20 सालों में ये लग जाएगा कि भाई कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ही हैं जिन टॉपिकों पे काम किया जाना है। हमें पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। देखिए अब अगला है ये, आरंभिक भारतीय ऐतिहासिक परंपरा जैसे कि वह इतिहास पुराण से प्रतिबिंब प्रकट करती है, शैली के विशिष्ट के अभिरक्षण है। ये मतलब एक तरीके से ये भी स्रोत से पूछा गया आपका क्वेश्चन 2018 में, ठीक है, कि भारतीय ऐतिहासिक परंपरा जो है किस तरीके से इतिहास पुराण का प्रतिबिंब है, वहां से कैसे जुड़ाव रखती है। तो आप खुद देखते हैं कि स्रोत के तौर पे पुराण किस तरीके से महत्वपूर्ण है, कितने सारे शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के जो कस्टम रीति रिवाज और सामाजिक जीवन परिचय है उससे जुड़ाव देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है ये भी आप आसानी से निकाल सकते थे। इसके बाद एक आपका गैर राजतंत्रीय राज्य प्रणालियां, यानी कि जो गणतंत्रात्मक प्रणाली महाजनपद काल में था उससे क्वेश्चन। इसके बाद आया हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ पे फिर डाल देना है, 2018 में क्वेश्चन आया है। आरंभिक भारतीय ऐतिहासिक परंपरा इतिहास पुराण से प्रतिबिंब प्रकट करती है, इस शैली के अभिलक्षण क्या है। तो इसके बाद है पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रत्यय बहुत से इस पर इंगित करते हैं कि वो विनगरी प्रक्रिया यानी पतन पूछा गया 2018 में। इस तरीके से आप ईयर और उसका सब टॉपिक डाल देंगे, किस सब टॉपिक से पूछी गई चीजें। ये काम आपको करना है। ये करेगा क्या, आपके टॉपिक क्लियर कर देगा कि किन चीजों को पिछले 20 सालों में ज्यादा हाईलाइट किया गया है पूरे पाठ्यक्रम में, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वैकल्पिक विषय में या समान अध्ययन के पेपर में जब तक ये तय नहीं होगा कि क्या छोड़ें, तब तक आप सब कुछ लेके चलते रहोगे। जैसे कि अब ये देखो, मैंने टेक्निक आपको बताई कि आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना है पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे को कर लीजिए पिछले साल क्वेश्चन पेपर से। आपका दिमाग ओपन हो जाएगा, आपको लगेगा अच्छा मुझे केवल लिमिटेड 100 टॉपिक पे ज्यादा काम करना है। अब मान लीजिए मैंने प्राचीन भारत के लिए पुस्तक पढ़नी चालू की। अब पुस्तक पढ़ते समय मुझे ये लग रहा है कि यार पतन से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अभी देखिएगा पतन भी मल्टीपल टाइम रिपीट होगा, या कोई दूसरा क्वेश्चन मल्टीपल नगरीय विकास मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। तो मुझे लगा ये मोस्ट हाईलाइटेड पेपर है। अब इसको करोगे क्या, लास्ट मान लीजिए ये आपका 4-5 बार हाईलाइटेड हुआ, तो आप यहाँ पे 5 स्टार लगा लो कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे भी, इसमें भी इंपॉर्टेंट ढूंढो, किसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब हम हड़प्पा पढ़ेंगे तो हड़प्पा पढ़ते समय हम पतन को ज्यादा ध्यान देंगे, नगरीय विकास को ज्यादा ध्यान देंगे, इन पे ज्यादा फोकस करेंगे। पढ़ेंगे तो हम बाकी पूरा, पर फोकस कहां करना है ये इंपॉर्टेंट है। नहीं समझे? कई बार आप लोग देखते हैं कि प्रकाश तो पूरे रूम पे, टेबल लैंप होती है ना, टेबल लैंप जलाएंगे तो प्रकाश पूरे रूम पे होगा, पर उसका फोकस टेबल पे होता है। समझ रहे हैं? हमारा फोकस किस टॉपिक पे होना चाहिए, वो चीज आपको इसी माध्यम से पता चलेगी। पढ़ेंगे हम पूरा,
छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, पर फोकस हमें कहां कहां करते जाना है, इस महत्व को समझना है 20 साल के प्रश्न पत्रों के एनालिसिस के माध्यम से। क्या लगता है ये बहुत कठिन काम है? ये बहुत आसान काम है। शुरुआत के 10 से 15 दिन बैठ करके आप एक बार काम कर लोगे, आईएएस या पीसीएस की जो भी आपका सिलेबस है उसके आईएएस का अलग बनाना, पीसीएस का अलग बनाना, ये नहीं कि दोनों को मर्ज कर दें। ठीक है, जो आपको देना है एग्जाम, उसी एग्जाम का आपको इसको लेकर के बनाना है। यदि आप बीपीएससी दे रहे हो तो बीपीएससी देखो, आईएएस देख रहे हो तो आईएएस देखो, यूपी पीसीएस दे रहे हो तो यूपीएससी पीसीएस देखो, या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो। पर आपको ये नहीं करना, मिक्स नहीं करना, दोनों अलग अलग रखना है। और दोनों में एक बार दायरा समझ लेना कि क्या दायरे से क्वेश्चन स्रोत से पूछे जा रहे हैं, तो स्रोत में तैयार करूंगा ना भाई। अब पुरातात्विक स्रोत तैयार करने, मुझे साहित्यिक तैयार करने, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो पूरा इतना बड़ा सिलेबस है पहले तो कम हो जाएगा आपको एक तक। और दूसरा, जब आप हाईलाइट कर दोगे और इसके बाद देखोगे ये चीज मल्टीपल टाइम पूछी जा रही है, तो आप खुद आइडिया लगा लोगे कि ये वाले टॉपिक आने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, ये पिछली बार पूछा गया था, इस साल नहीं आएगा, पिछली बार ये पैटर्न बना हुआ है पूछने का। ठीक है, तो आपको पहले एग्जामिनर को रीड करना है, जो आपका पेपर बना रहा है, प्रश्न पत्र बना रहा है, वहां पे बैठ करके उसे पढ़ना है। और जब आप उसे एक बार पढ़ लोगे तो फिर काम आसान हो जाएगा। तो वैकल्पिक विषय यदि आपने चुन लिया है, आपका तय हो गया है, तो एक काम करना है रिसर्च का। ठीक है, आपके पास 7 से 10 दिन का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, आराम से रिसर्च करो, तय करो कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब टॉपिक हैं, कौन से ईयर में क्या पूछा गया। और जैसे ये हो जाएगा उसके बाद अपनी बुक उठानी है, फिर बुक्स लेनी है आपको। बुक में वो टॉपिक हाईलाइट कर लेने हैं, उनमें स्टार लगा लीजिए, उनको कहाँ पे विषय सूची दी होती है ना हर बुक में, वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे मैं पहले काम करूँगा। हम 350 टॉपिक पे आंसर राइटिंग करके नहीं जाएंगे, हम इन्हीं 50-60 टॉपिक पे आंसर राइटिंग करके जाएंगे जो हाईलाइटेड मिलेंगे हमें। हम सब पे क्यों आंसर राइटिंग करें भाई, हम यही 50 टॉपिक यदि अच्छे से तैयार कर लें तो हमारा काम हो जाए, है ना। शुंग वंश है तो शुंग वंश में क्या पूछा जा रहा है, शासकों की लिस्ट पूछा है, नहीं पूछा है, वो पीटी का है, पर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसी चीज को पढ़ के जाऊंगा मैं, उस चीज को तैयार करके जाऊंगा। ठीक है, पता चला पढ़ कुछ और रहे हो, आने वाला नहीं एग्जाम में, फिर क्या होगा, फिर तो असफलता ही हाथ लगेगी ना, फिर तो सफलता दूर दूर की बात ना रहेगी, फिर परेशान रहोगे, घबराते रहोगे, डर लगेगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी परिणाम नकारात्मक होता है। ठीक है, तो परिणाम को नकारात्मक होने से अपने आप को बचाना है। हर वैकल्पिक विषय के साथ ये कार्य किया जा सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, और करने के बाद किया है किसी ने आप में से, लाइए दिखाइए मुझे, इन्होंने काम किया है, क्या लगा आपको करने के बाद, कुछ महसूस हुआ, ये आइडिया हो चुका है आपको। अब देखिए, इन्होंने पहले बैठ जाओ, इन्होंने पहले अपना सिलेबस लिख रखा है। ठीक है, इन्होंने काम किया है, ये पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है इनका। इसमें इन्होंने यहाँ पे डाला है राजा राम मोहन राय, 64th बीपीएससी में पूछे गए कार्य पूछा गया, ये बीपीएससी का पैटर्न इन्होंने बनाया। गांधी पूछे गए 63rd में विचार, इसके बाद रिपीट नहीं, पूरे देख लिए। तो पहले का भी उठा लो और पुराना उठा लो, पर आपने कब से किया है, 63 से 60 से लेके अब तक के 8 साल के पेपर हो गए ना, 66 तक, अभी 67 का लेवल नहीं हुआ है, अभी उसका मेंस होना है ना, 67 का होना है। ठीक है, तो 66 तक किया है। ठीक है, गांधी हो गए, गांधी के बाद मार्क्स से पूछा गया क्वेश्चन, कौटिल्य से पूछा गया, मैकियावेली से 2 बार पूछा गया, कौटिल्य से 2 बार पूछा गया, इसके बाद लेनिन से 2 बार पूछा, 2 नहीं 3 बार पूछा गया, अरस्तु से पूछा गया, प्लेटो से पूछा गया, लास्की, इनमें से भी कुछ एक ही बार पूछे जा रहे हैं। चीन से लगातार 66, 65, 64, 63 से पूछा गया, सार्क से पूछा गया, नैम से 4 बार पूछा गया। अब बताओ क्या दिक्कत है, क्लियर हो गया कितने टॉपिक में करना है, कौन मोस्ट हाईलाइटेड है। राजनीतिक अधिकार, क्रांति, न्याय, समानता, इससे 4 बार पूछा गया। ये करोगे, करने के बाद और किसी ने किया काम, आपने किया है,
लाओ वर्ल्ड हिस्ट्री का दिखाओ मुझे आप। विदेश नीति में भी निर्धारक तत्व राष्ट्रीय हित, विदेश नीति की समस्या, परिवर्तन, संविधान में डीपीएसपी, न्यायिक समीक्षा, पिछड़े वर्ग से, नागरिकता से, गठबंधन सरकार से। आपको सब टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे आपके, और आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा। यही आपकी रणनीतिक तैयारी होती है। अब आपके पास टोटल कितने टॉपिक है? इसके टॉपिक मुझे गिन के बताओ। 30 टॉपिक है टोटल बीपीएससी के सिलेबस में, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में। और ऐसे पढ़ने चले जाओगे तो कितने निकल के आएंगे? ऐसे यदि करेंगे तो कम से कम 350-400 टॉपिक निकलेंगे। और 350-400 के 30 टॉपिक में बदल दिया आपने, इस पे काम ज्यादा करके गए तो आपकी संभावना ज्यादा है अच्छे नंबर लाने की। लाओ दे दो मुझे। बाकियों की तुलना में हमें तरीका समझना है कि हमें कम करना है अपने पाठ्यक्रम को, एग्जाम ओरिएंटेड करना है। ये इन्होंने लिखा है प्रबोधन काल पे। पहले प्रबोधन काल पे देखिए, प्रबोधन के प्रमुख विचार, ये कैसे, ये अलग है ना ऊपर वाला, ये राइटर है। अब देखो इन्होंने एक बनाया प्रबोधन के प्रमुख विचार, 2019 पूछा गया, 18 पूछा गया, 17 पूछा गया, मल्टीपल टाइम रिपीटेशन, 12 में भी पूछा गया। तो ये क्या हो जाता है? मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक में। ये विश्व इतिहास का इनका। इसी तरीके से टोटल कितने टॉपिक निकल के आए विश्व इतिहास में? 24 टॉपिक विश्व इतिहास में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 टॉपिक यदि आप अपने 24 में भी मोस्ट हाईलाइटेड निकालेंगे तो फिर आपका मतलब 10 टॉपिक, 10-15 टॉपिक निकलेंगे ना। अब ये सोचना ये खुद करना है, ना ये कोई किताब करके देगी आपको, ना ये कोई टीचर करके देगा, ये खुद का काम होना चाहिए। आपको अपने ऊपर भरोसा करिए, उसी के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप सोचे कोई किया कराए मिल जाए, आपका भी फील ही नहीं आएगा। पिताजी कमा के दे तो रहे हैं, फील आता है क्या पैसे का? जब चाहो तब उड़ा देते हो, जिस दिन खुद कमाओगे तो पता चलेगा। आपकी खुद की मेहनत होनी चाहिए, खुद का रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च किराए में मत ले लेना कि अच्छा तुमने कर लिया, लाओ मैं कर लेता हूं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है ना, सर इसकी पीडीएफ भेज दो, उसकी पीडीएफ। कुछ नहीं होगा, पीडीएफ वालों का तो सही में जमाना खराब हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट है कि ये अच्छा तरीका है। ये क्या है? ये सिलेबस है। बस ये 2 पद्धतियां अब ये बाकी में अप्लाई करो, जितने भी हैं प्राचीन, मध्यकालीन। और अब इनमें ये टॉपिक तैयार करो, पहले प्रबोधन तैयार कर लो। ठीक है, फिर जो जिनमें ज्यादा ईयर पूछे गए, मल्टीपल टाइम रिपीटेशन है, पहले उनको करना है। फिर जिनमें मान लो किसी में 4 बार रिपीटेशन है, 4 वाले को पहले, फिर 3 वाले को, फिर 2 वाले को, फिर 1 वाले को पढ़ेंगे पूरा, पर फोकस एक जगह पे डालेंगे। ये दिमाग लेकर के अब हमें चलना है। यही काम समान अध्ययन में भी हो सकता है। उसमें भी आइडिया लगाना है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट से पूछ रहा है, स्टैटिक से पूछ रहा है, उस साल करंट में क्या टॉपिक चल रहे थे, इस साल क्या चल रही हैं चीजें, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ये एक रणनीति के साथ आप करने लग जाओगे तो समान अध्ययन प्लस ये दोनों, मैं इसीलिए बोला घटना चक्र पीटी के लिए, तो वो भी आइडिया देगी आपको। अनावश्यक और अन्यथा पढ़ने से बच जाओगे। ठीक है, और किसी ने किया है काम? लाओ आपका किसने राजस्थान के लिए किया है? अच्छा, ये यूपीपीएससी का है, यूपीएससी का किसमें? वैकल्पिक विषय में। सभी में थोड़ा थोड़ा, पूरा क्यों नहीं किया? कितने साल के पेपर हैं इसमें? अच्छा, 2016, 17, 18 और नहीं मिले? 11 से नहीं मिले आपको? 13 से चेंज हुआ है पाठ्यक्रम, तो 13 से कर लो। इसमें कितने टॉपिक निकले हैं आपके? उसमें टोटल है कितने? ये बहुत 10 टॉपिक। दिल्ली से पल्लव तक, पल्लव हो गए ना। फिर दिल्ली सल्तनत यहाँ पे कैसे आ गया? तो इसको वहां ले जाओ ना मध्यकाल में, यहाँ पे थोड़ा ना रहे। मुगल काल भी मध्यकाल में जाएगा, तो प्राचीन अलग रखो ना, मध्यकालीन यहाँ चालू। तो ये उसमें जोड़ा है ना प्राचीन के साथ दिल्ली सल्तनत, ये कैसे आ गया? ये तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। मैं ये आपसे ये बोल रहा हूँ, ये प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है ना अभी तक, यहाँ से मध्यकाल चालू हुआ ना। नहीं सर, पहले सर जब एनालाइज किया था तो सर टॉपिक नहीं लिखे थे, जैसे क्वेश्चन वाइज मिल रहे थे तो सर उसके हिसाब से टॉपिक बना लिए थे। तो उसके बाद सर इसको जैसे मत फिर डिफाइन किया जब आपसे दोबारा पूछा था। उसके बाद से ये कर लिया था, उसके बाद से ये कर लिया था, मैं समझा नहीं।
तो कर लिया गलत। ये तो देखो, ये विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल में, मराठा मध्यकाल में है, मुगल मध्यकाल में है, ये मध्यकाल में है, दर्शन आपका प्राचीन काल में है, तो फिर ये कैसे मिक्स क्यों कर दिया? ऐसे तो 8 ही टॉपिक हुए ना आपके, 8 टॉपिक टोटल इसमें है। मौर्योत्तर काल से कोई क्वेश्चन नहीं, अभी तो इतने सारे निकाले मैंने, वो अभी अलग होंगे, अगले आधुनिक काल में डाल रखे होंगे आपने। पूरा तात्विक साक्ष्य कहाँ डाल रखा है? बहुत है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ डाल रखा है? सीक्वेंस में लाइए बेटा, ऐसे फिर बात नहीं बनेगी। इसको सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है, पेपर कैसे आपने देखे पहले? प्राचीन इसमें तो सेक्शन वाइज अलग अलग बटा ही हुआ है ना, प्राचीन का अलग है, मध्य का अलग है, उसका अलग है। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 1 को पहले आइडेंटिफाई कर लो, फिर सेक्शन बी पे जाओ, जो ये सब पेपर में मिल जाएगा आपको, फिर सेक्शन सी पे जाओ, सेक्शन डी पे जाओ, पर उस हिसाब से करो। अब तरीका इस तरीके से बना रहे हैं, ये कॉमन है, चलिए मेंस का ये तरीका है। ये किस साल किसका है? प्री का मेंस का? नहीं सर, इकोनॉमी का है सर, मेंस का। अब सर इस तरीके से बना रहे हैं, पहले तरीका अलग था, अब इस तरीके से बना। इसमें क्या अलग है? सर इसमें ये है कि सर इसमें क्वेश्चन और सर टॉपिक अलग हैं, और फिर कहाँ से कितना आ रहा है सर, ये वो है। ऐसे मत बनाओ ना, फिर ऐसे फिर कैसे तैयार करोगे? सीधा टॉपिक लिखना है, उसके सामने ईयर लिखते जाना है। एक बार इनका देखो आप, बजट लिखना है, बजट के आगे ईयर, ये सही है तरीका कि बजट में क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, बस ये सब टॉपिक को पहले प्रायोरिटी देनी है पढ़ने में। जेंडर बजटिंग पूछ रहा है तो पहले इसे पढ़ लिया, समावेशी वृद्धि किस चीज़ को लेकर? बजट को लेकर, संघीय बजट इसको लेकर, ऐसे करके पढ़ना है। ऐसे तो मान लो ये तो एनालिसिस आपको बुक में भी मिल जाएगा, चीज़ों में भी मिल जाएगा। आप अपना स्लेब उसका कहाँ, आपके ऑप्शनल का? ये ऑप्शनल का है, यही इधर उधर है आपका। सर अलग नहीं सर, पार्ट में सर डिवाइड करके रखा हुआ है। कहाँ है पार्ट? आप मध्यकालीन में सिंधु घाटी सभ्यता लिख रही हैं, कहाँ डिवाइडेड है बताएं? ये अपूर्व मध्यकाल यहाँ डाल रखा है, किया कैसे? ये मध्यकाल है ना आपका, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? संगम साहित्य क्या कर रहा है? क्या डिवाइड किया फिर आपने? ये क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब्जेक्ट कहाँ से है? फिर संस्कृति अलग, सिंधु घाटी सभ्यता अलग, संस्कृति अलग, क्या फायदा हुआ? बात तो वही हो गई ना। ये फिर से बनाओ आप पूरा, जो तरीका बताया वो समझ में आया? ना समझ में आया मैं 4 बार अशोक यहाँ पे फिर चालू हो गया। ऐसे मत बनाइए ना आप, सिलेबस के हिसाब से, ऐसे फिर कभी नहीं तैयार हो पाएगा आपका। आप प्राचीन काल को पहले अलग करिए, सेक्शन वाइज बना लो, सेक्शन वाइज अलग अलग ही पूछता है ऑप्शनल में, इसको सुधार करिए आप, ठीक है? सुधार करके फिर से मुझे दिखाइए, नहीं तो ऐसे तो कंफ्यूज रहोगे। शासक एक साथ कर लिए, फिर ये एक साथ कर लिए, वो प्राचीन का है, मध्यकाल का है, सब अलग अलग रखे, तभी तो आप अलग अलग बुक्स के तैयारी कर पाएंगी। नहीं, बुक्स भी आप 4 किताबें थोड़ा ना एक साथ लेके चल पाओगे, ठीक है? तो ये काम आप लोगों को, जिसका नहीं हुआ वो पूरा करेगा, जिसका हो गया है उन टॉपिक पे ही हम फिर बुक्स उठाएंगे। बुक्स में देखो, हिस्ट्री की आपको बता देता हूँ, आपको पता भी है बट एटलीस्ट एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कोई भी बुक के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है बेसिक बुक, बेसिक बुक मतलब आधारभूत किताबें। दूसरे नंबर पे आती है एडवांस बुक, एडवांस बुक मतलब उन आधारभूत किताबों से जोड़ करके लिखी गई किताबें, उसमें विश्लेषण की क्षमता थोड़ा ज़्यादा होती है। और तीसरी बुक जो होती है वो बुक आपकी थोड़ा सा विवरणात्मक ज़्यादा होती है, विस्तृत विवरण होता है उनका, जैसे कि इग्नू की जो नोट्स है आपके, वो आपको ऑप्शनल पे ही काम करने हैं। बेसिक और एडवांस जीएस के लिए बेसिक, एडवांस प्लस विवरण, ये आपको हमें पढ़ना है ऑप्शनल के लिए, ठीक है? तो पहले मैं बेसिक आपको लिखवा दूंगा कि एनसीईआरटी, पहले हम एनसीईआरटी हमारी आधारभूत पुस्तकें है, आधारभूत मतलब जो 6, 7, 8 और ये कौन सी आधारभूत पुस्तकें है, ठीक है? और इन पुस्तकों में भी ये टॉपिक सारे ढूंढने हैं। यदि आप प्राचीन भारत की 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 7 की, तो ये टॉपिक कहाँ है? जो टॉपिक आपने रिसर्च किए हैं उसी टॉपिक पे आप वहां पे फोकस करिए, पढ़िए आप पूरी एनसीईआरटी, कोई बुराई नहीं, पर रिवीजन मल्टीपल टाइम किसका करना है? जो रिपीट हो रही हैं चीजें,
इस डायरेक्शन पे आपको वर्क करना है, पर छोड़ेंगे कुछ नहीं, पढ़ेंगे सब कुछ। फोकस हम कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज में करेंगे, ठीक है। तो एक बुक लिस्ट बना लो जो आपकी इतिहास के लिए है। इतिहास वाले बच्चे जितने भी, पहले लिखो बेसिक पुस्तकें, आधारभूत पुस्तकें लिख लो, फिर एडवांस लिखवाऊंगा। आधारभूत में पहली है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में क्लास 6 की एक बुक आती है, रोमिला थापर जी की है आपकी, ओल्ड एनसीईआरटी, और क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा की। ये दो तो आपकी आधारभूत पुस्तकें हैं। यदि इतिहास बिल्कुल नहीं आता, एक बार ये दोनों पुस्तकों पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा किताबें ज़्यादा लगेंगी, बट फिर मैंने सिलेबस कम कर दिया। यदि आपको ज़्यादा मुश्किल से आपको 50, 60, 70 टॉपिक पढ़ने हैं तो आप किताब पूरी पढ़िए, ताकि आपका कोई ऐसा ना हो कि बेसिक कमजोर रहे, ठीक है। पर आपको फोकस इन्हीं टॉपिकों में रहना जो टॉपिक आपके रिसर्च के परिणाम स्वरूप निकले, ठीक है। कहाँ पे है? पहला है रोमिला थापर जी की, और दूसरी आपकी है आर.एस. शर्मा, प्राचीन भारत, क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी। एक 6 की ओल्ड एनसीईआरटी है, एक 11th की एनसीईआरटी है। इसके बाद क्लास 7th में फिर इसका प्राचीन भारत हो गया आधारभूत, दूसरा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, इसमें आधारभूत पुस्तकें अभी लिखवा रहा हूं, एडवांस अभी बाद में लिखवाऊंगा। आधारभूत पुस्तकों में क्लास 7th की मध्यकालीन भारत, रोमिला थापर। इसके वीकली टारगेट भी आपके बने हुए हैं। क्लास 7th ओल्ड एनसीईआरटी प्लस आपका क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी मेडिवल हिस्ट्री। ये राइटर है इसमें सतीश चंद्रा, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा है आपका क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी आधुनिक भारत। नेक्स्ट है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपकी क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी है। ये इंदिरा अर्जुन देव की है शायद, मेरे ख्याल से। क्लास 8 की कौन सी बोली थी मैंने आप लोग को, बताई थी ना। एक बिपिन चंद्रा की भी आती है, बट बिपिन चंद्रा की फिर 12th वाली पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी। इसके बाद है दूसरा क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्रा। और क्लास 8 वाली अर्जुन देव की है। ये हो गए आपकी टोटल 4 किताबें, 3 सब्जेक्ट हो गए, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। इसके बाद विश्व इतिहास डालिए। विश्व इतिहास में क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी। इसके बाद आपका अगला है विश्व इतिहास में राइटर है इंदिरा अर्जुन देव, इंदिरा अर्जुन देव। इसके बाद आपकी कला एवं संस्कृति, इसमें सीसीईआरटी का मटेरियल, सीसीईआरटी का भी आता है, नहीं तो क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो आप। क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी, सीसीईआरटी का भी मटेरियल आता है, वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है। पतली सी बुकलेट आती है आपकी सीसीईआरटी की। क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी आपको ज़्यादा लग रही होंगी, बट एटलीस्ट आपको पढ़ना है, इनको पढ़ना है, इग्नोर मत करिएगा। आपके जीएस में भी सहयोग करेंगी और आपका वैकल्पिक विषय तो बेहतर बनेगा ही बनेगा। इसके बाद आपका दूसरा है, ये हो गई, सारी हो गई शायद किताब बेसिक आपकी, है ना। इसके बाद फिर आ जाइए आप एडवांस बुक। एडवांस बुक देखो, एडवांस बुक में कन्फ्यूजन बहुत है, विकल्प ज़्यादा है। आपके पास जो विकल्प उपलब्ध हो, मैं 3-4 विकल्प बताऊंगा, सभी में एक विकल्प लेना है। 10 किताबें नहीं लेनी, एक किताब। प्राचीन भारत में 3-4 किताबें आती है। एक किताब आती है झायनश्री माली की, यदि ये मिल जाए तो बात बन जाएगी, अच्छी किताब है। झायनश्री माली, हिंदी कार्यान्वयन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलती है ये। तो झायनश्री माली यदि नहीं मिलती तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास पीएल गौतम, ये आपकी जीके पब्लिकेशन से निकलती है। यदि आपकी ये बुक भी आपको नहीं मिलती तो तीसरी आती है केसी श्रीवास्तव की बुक, इलाहाबाद से निकलती शायद, यूनाइटेड पब्लिकेशन ऐसे करके बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अच्छी किताब है ये भी।
ठीक है, एक पढ़नी है, 4 नहीं पढ़नी है। एक आती है प्राचीन भारत का इतिहास, DN झा, अच्छी किताब है, आप ये किताब भी मतलब लेके पढ़ सकते हो, बहुत शानदार किताब है DN झा की। एक किताब और है BD महाजन की, BD महाजन की प्राचीन, एस चंद पब्लिकेशन से निकलती है आपकी। तो इतनी सारी मैंने बता दी, इनमें से कोई एक मिल जाए तो एक पढ़ लेना। DN झा की थोड़ी पतली है, DN झा की मतलब ऐसा नहीं कि वो काम कर जाएगी, उसमें जयंत श्रीमाली, PL गौतम पढ़ लो, या फिर आप BD महाजन पढ़ लीजिए, या तो और कौन सी बताई मैंने, KC श्रीवास्तव, थोड़ा सा मोटी किताब है, वो भी अच्छी किताब है। इतनी किताबों में से कोई एक एक पढ़ लेनी है, कोई एक पढ़नी है बस। मध्यकालीन में आ जाओ, मध्यकाल में 2 किताबें बता रहा हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाए। पहले ये आपकी सतीश चंद्रा, 2 वॉल्यूम पे किताब आएगी इसकी, एक दिल्ली सल्तनत रहता है, दूसरे मुगल काल रहता है। तो सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत, दूसरी है हरिश्चंद्र वर्मा, इन दोनों में से कोई एक लेना है आपको। और मैं इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा, बाकी बहुत किताबें आती हैं, इम्तियाज अहमद की किताब आती है इसमें मध्यकालीन भारत में, ठीक है। और 1-2 राइटर और है, बहुत अच्छे राइटर हैं। एक आते हैं LP शर्मा, LP शर्मा की भी बुक आती है, पतली सी बुक है, बट ऑप्शनल के लिए इन दोनों में से कोई एक लेना है, हरिश्चंद्र वर्मा या सतीश चंद्रा। इसके बाद तीसरी की नेक्स्ट बुक है अगला आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में एक तो है स्पेक्ट्रम की आती है आपकी, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरी आती है आपकी एस चंद पब्लिकेशन की, BL ग्रोवर एवं अलका मेहता, BL ग्रोवर एवं अलका मेहता की किताब आती है। तीसरा है आपका, इसी में फ्रीडम स्ट्रगल आता है, स्वतंत्रता के, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बाई बिपिन चंद्रा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बाई बिपिन चंद्रा, ये किताब पढ़िएगा जरूर, हिंदी कार्यान्वयन विभाग से निकलती है भी। इसके अलावा एक BL ग्रोवर हो गई, दूसरी आपकी स्पेक्ट्रम की हो गई, तीसरी आपकी एक पढ़ी है शेखर बंदोपाध्याय की, पलासी से विभाजन तक। ये किताब मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और ये किताब बहुत विश्लेषणात्मक किताब है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, पलासी से विभाजन बाई शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है। लिए किताब है किसी के पास? ये नहीं होगी, जरूर पढ़ना, ये किताब बहुत अच्छी किताब है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और एग्जाम ओरिएंटेड बुक है आपकी ये। बाकी और आती है, सुमित सरकार की भी आती है, वो नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट हो गया आपका विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में पहला तो है दीनानाथ वर्मा, मेरी फेवरेट बुक है। दूसरी कुमार नलिन, यदि नहीं मिलती तो दीनानाथ वर्मा। इनमें से कोई एक लेनी है, सब में, सब ना लेके आ जाना, घर वाले फिर भगा ही देंगे आपको, इतना पैसा खर्च कर दिए तो। दीनानाथ वर्मा, फिर एक जैनन माथुर आती है। फिर वही बात है, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, कोई थोड़ा ना है कि पूरा याद दर्शन करना है आपको। जैनन माथुर की, दीनानाथ वर्मा की, बाकी एक इंदिरा अर्जुन देव की आती पतली सी, समकालीन विश्व इतिहास। इंदिरा अर्जुन देव की पतली सी आती समकालीन विश्व इतिहास, ठीक है। कितने हो गए? अब कला एवं संस्कृति में एक लिख लो, AL बाशम, कला एवं संस्कृति में AL बाशम, ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए आपको एक बार। AL बाशम के साथ एक किताब और आती है आपकी कला एवं संस्कृति की, वो है नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया या AL बाशम, इनमें से AL बाशम मतलब ऐसे ही है कि आपको पढ़ना है, थोड़ा जानना है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। बाकी आप पढ़ना नितिन सिंघानिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, एग्जाम ओरिएंटेड बुक है ये भी, हाँ अच्छी किताब है। बाकी आर्ट एंड कल्चर में लोग NIOS का मटेरियल भी पढ़ते हैं, CCRT की बुक्स भी पढ़ते हैं, पर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नितिन सिंघानिया कर लो और AL बाशम पढ़ लो, हो जाएगा काम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के उपरांत भारत।
स्वतंत्रता के उपरांत भारत में रामचंद्र गुहा की बुक आती है, नेहरू के बाद भारत, गांधी के बाद भारत। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट खत्म हो गए सारे। ये एडवांस बुक है। अब विवरणात्मक में इन डिटेल में आपके पास इग्नू के क्लास बीए के EHI वाले नोट्स आपके पास होने चाहिए। इग्नू के नोट्स, इग्नू नोट्स बीए के, एमए के मत ले लेना। ये पतली पतली बुकलेट आती है, लगभग 62 से 65 बुकलेट। इसकी PDF आपको दी गई है ना? हाँ, तो बस कितनी है टोटल? हाँ, वही है, वो जो दी गई है वही है, बीए की है। उसमें EHI करके ऐसे करके कोड लिखे होंगे। तो इग्नू की बुकलेट आप लोग पढ़ सकते हो, अच्छी बुक्स है, पढ़नी चाहिए। बस तरीका वही है, पहले हाईलाइटेड टॉपिक को फोकस कर रहे हैं, पर ये सोर्स है, आपको बता रहा हूं। अब इनसे अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए आपको, ताकि एग्जाम हॉल पे आप वहां पे जाके इतनी बड़ी शब्द सीमा लिखनी है जिसको आप बेहतर लिख पाओ। तो खुद के शॉर्ट नोट्स 450-500 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन लिखना होता है, तो शॉर्ट नोट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। सभी को शॉर्ट नोट्स बनाना है, रेगुलर आंसर राइटिंग करो, डेली 2 घंटे दो, उसमें लास्ट में 10-15-20 मिनट जो टॉपिक पढ़ा है उसी का एक उत्तर लेखन कर लो। यदि ये प्रक्रिया में ले आए आप, तो वैकल्पिक विषय में नंबर लाना आपके लिए नहीं रहेगा बहुत कठिन, आप बहुत आसानी से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि खुशी बनाने लग जाओ कि मैंने तो रिसर्च कर ली, मेरे तो बहुत कम टॉपिक हो गए, मैंने तो ये कर लिया। ये तो बात हो गई, रणनीति बन गई, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो सारा धारा का धारा रह जाएगा। मेन काम है फिर आपको शॉर्ट नोट्स में लग जाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन में लग जाना चाहिए, एक एक टॉपिक पे आंसर राइटिंग पे लग जाना चाहिए, ताकि आप उस पर एक अच्छी कमांड बना सके। बात पता चल जाने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता चल जाए कि कोविड की वैक्सीन मिल गई, पर मैं कभी उस वैक्सीन को अपने अंदर इनबिल्ड ना करूं, फिर क्या होगा? तो आपको यदि पता चल जा रहा है, रास्ता पता चलने से कुछ नहीं होता है, उस पर चलना सबसे कठिन काम होता है, दुर्लभ काम होता है। तो उस पर चलने का काम आप ही का है, और आपको चलना भी चाहिए। जो सोर्स मैंने लिखवाए हैं उनमें से कोई एक एक ले लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको भटकना नहीं है। एक शिल्पी प्रकाशन के हर एक एग्जाम के निकालते हैं, प्रयागराज से आता है, IAS के भी इनके मिल जाते हैं, और UP PCS मेंस के भी सबके मिल जाएंगे। तो आप शिल्पी प्रकाशन से ले सकते हैं, इसमें सारे इसमें दिए गए हैं, पूरे पेपर कवर हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से किया है इन्होंने। बाकी यूथ पब्लिकेशन का भी आता है, यूथ वाले भी वो सॉल्व पेपर देते हैं, आप अनसॉल्व ही लेकर के रिसर्च करें तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी बहुत सारे लोग निकालते हैं, क्रॉनिकल निकालता है, KBC नैनो निकालता है। ठीक है, ये कौन है KBC का भाई? JBC आ गया क्या? ये कौन सा? JBC प्रेस दरियागंज का है। हाँ, तो ये क्या है? JBC प्रेस से, इसमें तो काम किया कराया है। पकी पकाई साग है इसमें तो, पर पकी पकाई साग में वो चीज़ नहीं है जो चाहिए, पर दिया गया है इसमें, काफ़ी सारे बदल दिए हैं। तो एक बार थोड़ा सा खुद से काम कर लोगे तो पकी पकाई का आनंद नहीं लेना है, खुद से करना है। ठीक है, तो ये आपका मेरे तरफ से सलाह है। पहले आप इतना करिए, इतना करने के बाद फिर आप मुझे बताइए, अपने अपने एक्सपीरियंस बताइए कि वैकल्पिक विषय में आपके साथ हो क्या रहा है। अब क्या आपके थॉट्स क्लियर हुए, क्या आपके चीज़ें, और चीज़ों को डीपली पढ़ते जाइए। बस इतनी चीज़ है। यही चीज़ हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य में करिए, पॉलिटिकल साइंस है उस पर करिए, हिस्ट्री है उस पर करिए, पवेट पे है उस पर करिए, ज्योग्राफी पे उस पर करिए, सब पे सेम काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक टाइम आएगा कि आपका वैकल्पिक विषय से जुड़ी हुई आपकी सब चिंताओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा, जब आप वैकल्पिक विषय चुन लेंगे और उस पर रिसर्च करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे मेरे सुझाव। अब आपका जो भी प्रश्न हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, किसी कोई दुविधा हो, चिंता हो, पूछ सकता है। बताएं। कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा? जो नहीं आ रहा तो पूछो, वो बताया जाएगा कि भाई ये टॉपिक कहाँ से जुड़ता है। हाँ, ये तो वो हैं सारे के सारे, ये थिंकर हैं, TH ग्रीन थिंकर हैं। तो पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ा इसीलिए तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब जिसके बारे में पढ़ा नहीं वो आदमी नहीं समझ में आ रहा,
पहले पढ़ो। तो यहाँ पे थिंकर से लिखे हुए हैं, टी एच ग्रीन एक थिंकर है, इनके बारे में पढ़ना है आपको। मतलब करंट का और पिछले से जोड़ना है दोनों को। राजनीतिक विज्ञान का पहला वाला प्राचीनतम और आधुनिक दोनों समागम, दोनों को पढ़ना है। व्यवहारवाद, अब ये सब पढ़ेंगे ना, ये बुक्स में है ना आपके पास। राजीव गाबा की कोई बुक आती है मेरे ख्याल से, राजनीतिक दर्शन सिद्धांत, तो वो पुस्तकें आपको लेनी पड़ेंगी, उनमें सारे टॉपिक सब कुछ दिए रहेंगे। ठीक है, तो ये तो आपने कभी ये टॉपिक इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि आपने पढ़ी नहीं वो किताबें। तो किताब अब इनकी जो बुक्स है, बुक्स ले लेना। ये सारे राइटर, ये थिंकर्स हैं। ठीक है, लेनिन हो गया, माइकल्स हो गया, ड्यूबर्गर हो गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जो नहीं मिलेगा उसे हम ढूंढेंगे। ये भारतीय थिंकर हैं, इकबाल हो गए, एम.एन. रॉय हो गए। नहीं मिलता तो इंटरनेट जिंदाबाद ना, इंटरनेट का सहारा लो ना। आपको इकबाल के बारे में जानना है, इंटरनेट पे जाइए। एम.एन. रॉय के बारे में जानना है, जयप्रकाश नारायण के बारे में जानना है, क्या नहीं मिलेगा आपको? सब कुछ मिल जाएगा। तो इंटरनेट का सहारा देखो लेना पड़ेगा ना। और क्या नहीं समझ में आया इसमें? ये थिंकर जिन नाम लिखे हैं वही समझ में नहीं आए, और इनका रिसोर्स यदि कहीं नहीं लिखवाया गया, किसी नोट्स में नहीं है, तो एटलीस्ट इंटरनेट का सहारा लेकर पूरा करना पड़ेगा। ये जो थिंकर के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है, इन थिंकरों को सर्च करिए, सब मिल जाएगा आपको, पूरे नेट में आपको सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, ठीक है। तो और कुछ? हाँ, तो 1 और 5 तो करना ही करना है, उनको नहीं छोड़ सकते आप। और बाकी आप 2, 3, 4 से कोई भी कर लो। 1, 5 अनिवार्य है, मतलब कि एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 करने ही करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 करिए, क्वेश्चन नंबर 5 करिए, बाकी क्या आप उसमें से विकल्प चुन लीजिए, 3, 4 उनमें से कोई एक कर लीजिए। मतलब समझा नहीं, लाओ आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ए बी सी दिया गया, तो उसके तीनों करने, ए भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है। हाँ जी, स्ट्रक्चर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आपके कंपलसरी हैं, और 3 अटेम्प्ट करना है ना, और कह रहा है कि हर सेक्शन से। तो ये कंपलसरी है, पहला वाला तो आपको करना ही करना है। फिर क्या दिक्कत क्या है? 3, यदि 5 है तो 5 का ए भी करेंगे, बी भी करेंगे, सी भी करेंगे, डी भी करेंगे, ई भी करेंगे। सर 1 और 5 तो क्लियर है। हाँ इसके बाद उन्होंने यहाँ पे हाँ, प्रत्येक खंड से कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड में कम से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक प्रश्न में 3 दिए गए हैं ना, ए बी सी दिए तो गए हैं। मान लीजिए तीसरा आपने चुना, तो इसका 3 का ए भी करना पड़ेगा, बी भी करना पड़ेगा, सी भी करना पड़ेगा, बस। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। 3 का तो ए बी सी तीनों करेंगे ना आप, फिर उसका जो भी आप चुनेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, सिंपल सा है। कोई एक क्वेश्चन चुन लेना है, जो क्वेश्चन चुनना है उसके तीनों सेक्शन करने हैं आपको, सब सेक्शन। ठीक है, तो अब ये काम करना चालू करो, और इसका फीडबैक बताओ, चुनौतियां बताओ, चैलेंजेस बताओ। यदि नहीं समझ में आता कि ये टॉपिक किससे जुड़ा है, वो पूछो, पर ये काम करो। हाँ, वही तो है, यही चीज तो। हाँ, बिल्कुल, यही स्ट्रेटजी तो इसी को कहेंगे ना, कि हम एंशिएंट पे ज्यादा कमांड बना के रखेंगे तो एंशिएंट के क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करना है, यही तो दिमाग सेट करना है। बस बस, समझ गए, यही तरीका अपनाना है।
जिस पे हमें किस पे कमांड करनी है, किसको छोड़ना है, क्या करना है, ये हम डिसाइड करेंगे इसी आधार पे कि मैं एंशिएंट पे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा कि मैं मेडिवल पे करूँगा। ठीक है, पर चीज़ें कठिन नहीं है, चीज़ों को बस एक बार समझना है और फिर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो फिर करिए और फीडबैक बताइए, जो दिक्कतें आए उनको समझने का प्रयास करूँगा मैं। ठीक।